Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapit Mohwa. I am Abhishek Goswami. So today we are going to discussing about Standard 10 Social Science Lesson 8 Natural Resources. हमने जियोग्राफी की शुरुआत की थी। जियोग्राफी के दो लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक को कवर किया था। पहले लेक्चर की बात करें तो हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन की बात की थी। कोई एलिमेंट रिसोर्स कैसे बन सकता है उसके बारे में भी संपूर्ण चर्चा की थी। उसके बाद बात करें तो रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं उसकी भी बात की थी। उसके बाद बात करें तो कितने टाइप के रिसोर्सेज है उसकी बात की थी। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखा था और लास्ट में हमने प्लानिंग और कंजर्वेशन कैसे करना है रिसोर्सेज का उसके बारे में भी संपूर्ण चर्चा करी थी। और दूसरे लेक्चर की बात करें तो हमने खास सोइल के बारे में जाना था कि सोइल हम किसको कह सकते हैं, सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोइल के टाइप अलग अलग 8 टाइप की सोइल का भी हमने संपूर्ण डिस्कशन किया था। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा सोइल इरोजन के बारे में। आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे सोइल इरोजन के बारे में। तो शुरुआत में हम लेक्चर का रिवीजन देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। पहले हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखी थी, कंडीशन की बात की थी कि कोई भी एलिमेंट्स रिसोर्सेज कब बन सकता है उसकी भी संपूर्ण चर्चा करी थी। उसके बाद की बात करें तो हमने रिसोर्सेज के यूज़ के बारे में जाना था कि हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि कोई रिसोर्सेज है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है। तो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये तीन टाइप के रिसोर्सेज के बारे में हमने संपूर्ण डिस्कशन किया था। उसके बाद की बात करें तो एक अलग टाइप था रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बारे में भी हमने जाना था। इसके बाद हमने प्लानिंग और कंजर्वेशन के बारे में भी संपूर्ण चर्चा की थी, यानी कि कोई भी लिमिटेड रिसोर्स है तो उसका हमें प्लानिंग करना है, उसका हमें कंजर्वेशन कैसे करना है उसके बारे में भी हमने संपूर्ण यानी कि डिटेल चर्चा की थी। और दूसरे लेक्चर की बात करें तो दूसरे लेक्चर में हमने सोइल फॉर्मेशन देखा था कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने सोइल की डेफिनेशन और सोइल की टोटल डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सोइल देखा था, यानी कि सोइल के कितने टाइप है। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इंडियन सोइल को टोटल 8 टाइप में विभाजित किया था। तो ये 8 टाइप है कि पहला टाइप है एल्यूवियल सोइल, दूसरा है रेड सोइल, तीसरा है ब्लैक सोइल, चौथा है लेटेराइट सोइल, पांचवा प्रकार है डेजर्ट सोइल, छठा प्रकार है माउंटेन सोइल, सेवन टाइप है फॉरेस्ट सोइल और 8 है मार्शी और पीटी सोइल। ICAR ने सोइल को 8 प्रकार में विभाजित किया है और ये 8 टाइप है उसको हमें याद रखना है। और हमने मैप भी देखा था कि इंडियन सॉइल को कैसे हमें मैप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने टोटल डिस्कशन किया था। और हमने अलग अलग सॉइल की टाइप के बारे में भी संपूर्ण डिस्कशन किया था। टोटल हमने उसके बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? तो हमने अगाउ के लेक्चर में काफ़ी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डीन्यूडेशन की। जब सॉइल का टॉपिक था तब हमने डीन्यूडेशन की बात की थी। तो डीन्यूडेशन का मतलब क्या था कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होना, इसी को हम डीन्यूडेशन कहते थे। और हमने सॉइल फॉर्मेशन में जाना था कि सॉइल फॉर्मेशन में डीन्यूडेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल था। डीन्यूडेशन में क्या होता था कि कोई पैरेंटल रॉक्स है उसमें से सॉइल का ट्रांसफ़र लोअर प्लेस में हो रहा था, इसी को हम डीन्यूडेशन कहते थे। इसी तरह सॉइल इरोजन भी इसी का ही टाइप है कि सॉइल इरोजन में भी क्या होगा कि सॉइल का मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल का मूवमेंट होगा, इसी को हम सॉइल इरोजन कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, erosion means the transportation of land particle from one place to another with the help of moving air and water. Very important, remember that erosion का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स। जो भी सोइल का लैंड पार्टिकल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ पे होगा?
एक प्लेस से दूसरी जगह पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और किसकी मदद से होगा? तो हेल्प ऑफ द मूविंग एयर एंड वाटर। एयर के कारण भी हो सकता है और वाटर के कारण भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो रेगिस्तान में खास प्रकार के क्या होगा कि रेगिस्तान में हवा चलेगी और इसके कारण रेत का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। और इसी के कारण जो रेगिस्तान है वो पहले छोटा होता है, उसके बाद उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये भी एक विंड इरोजन का प्रकार है। और वाटर इरोजन की बात करें तो हम रिवर में देख सकते हैं कि रिवर में क्या होगा कि जो सिल्ट टाइप है उसका क्या होगा कि जो कोई मिट्टी है, रेत है और या फिर काप की बात करें तो वह भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। तो ये एक वाटर इरोजन का टाइप है। सो वंस अगेन आई रिपीट, इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। जो एयर के हेल्प से होगा उसको हम विंड इरोजन कहेंगे और जो वाटर के इरोजन के कारण ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम वाटर इरोजन के रूप में जानेंगे। Then next, in other words, the faster transportation of the particles of surface land to other place by natural forces। ये wind और water के कारण हो रहा है, सो इसको हम natural forces कह सकते हैं। तो इन अदर वर्ड द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल, इसके कारण क्या हो रहा है कि फास्टर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, काफ़ी झड़प से एक जगह से दूसरी जगह पे सोइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इरोजन के कारण क्या हो रहा है कि फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सरफेस लैंड टू अदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस। जो विंड है, वाटर है, वो एक नेचुरल फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। देन इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। हम जानते हैं कि सोइल का जो अपर लेयर है वो काफ़ी ईयर का समय लेता है, कि कोई काफ़ी ईयर के बाद सोइल का अपर लेयर फॉर्मेशन होता है। लेकिन इरोजन के कारण क्या होगा कि फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या होगा कि जो ये काफ़ी साल तक जो सोइल फॉर्मेशन हो रही थी वह नहीं होगी। उसका जो डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, कि जो सोइल अच्छी तरह से फॉर्मेशन हो रही थी उसके अलावा इरोजन के कारण क्या होगा कि सोइल का डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इरोजन का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो सोइल फॉर्मेशन हो रही है वो नहीं होगी और सोइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। If the soil particles are carried away because of heavy rain or stormy wind, the agriculture production decrease। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सोइल पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी डिक्रीशन हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक फार्म है, उसमें काफ़ी फर्टिलाइज सोइल हमें देखने को मिलती है, लेकिन विंड इरोजन और वाटर इरोजन के कारण क्या होगा कि ये फर्टिलाइज सॉइल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। मानो कि जो बाजू का खेतर है, यानी कि कोई पास में ही एक दूसरा खेतर है, वहां पर ये जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कारण क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, कि हमारी जो फर्टिलाइज सॉइल थी वो डिफॉर्म हो सकती है और इसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वह कम हो सकता है। इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन द अपर लेयर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमें अपर लेयर का ध्यान रखना है, क्योंकि सोइल का अपर लेयर है वो वेजिटेशन को ग्रो करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि हम वेजिटेशन को कहाँ ग्रो करते हैं? सोइल के अपर लेयर में। सो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा अपर लेयर है उसको हम रक्षण दे सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई रिपीट, it is extremely necessary to maintain this upper layer for agriculture। then so thus erosion should be prevented। सो हमें क्या करना है कि ये सोइल इरोजन है उसको हमें प्रिवेंट करना है। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सोइल का इरोजन कैसे हुआ है, कि जो एक कंटिन्यू सोइल थी उसमें डिफॉर्मेशन चालू हुआ विंड और वाटर इरोजन के कारण। सो हम फिगर में देख सकते हैं कि सोइल का कैसे
डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड। पहला पॉइंट, सोइल इरोजन को कम करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, हमें वेजिटेशन को ग्रो करना है। कोई भी सोइल पे हम वेजिटेशन को ग्रो करेंगे, इसके कारण क्या होगा कि वाटर फ्लो है वो कम हो सकता है और विंड फ्लो भी कम हो सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सोइल इरोजन को कम करने के लिए उस पर वेजिटेशन को ग्रो करना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड। ग्रेजिंग के कारण क्या होगा कि जो चराई, जो हम एनिमल को चराने के लिए ले जाते हैं, ये एक्टिविटी कम होगी, तो इसके कारण क्या होगा कि सोइल पे वेजिटेशन का ग्रोइंग अच्छा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सोइल इरोजन के प्रिवेंशन के लिए ये ग्रेजिंग एक्टिविटी को कम करना होगा। दूसरा पॉइंट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंटूर मेथड इन अ स्लोपी रीजन। जहाँ पर स्लोपी रीजन है यानी कि माउंटेन वाली सॉइल है, वहाँ पर क्या करना है, कंटूर मेथड से हमारे प्लांट को ग्रो करना है। कंटूर मेथड में क्या होगा कि स्लोपी रीजन में हमें स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉक बनाने हैं, उसमें हमें प्लांट का ग्रो करना होगा। मैं आपको पेन के द्वारा भी दिखा सकता हूँ कि ये कोई माउंटेन है, इसमें हमें स्लोप देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो हम सीढ़ी देखते हैं उसके जैसे ही यहाँ एक स्टेप बनाते जाने हैं और यहाँ स्टेप बनाए जाएंगे, इसमें ही हमें पर्टिकुलर प्लांट का ग्रो करना है। हर एक स्टेप पे हमें प्लांट का ग्रो करना होगा। इसी के कारण क्या होगा कि वाटर फ्लो है हम उसको कम कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई रिपीट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द कंटूर मेथड इन स्लोपी रीजन। जहाँ पर स्लोपी रीजन है वहाँ पर हमें कंटूर मेथड का यूज करना है। देन प्लांट ट्रीज इन अ फैलो लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी सोइल का डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर भी हमें प्लांटेशन प्रोसेस को चालू रखना होगा। फैलो लैंड यानी कि कोई खराब जो लैंड है, जो सोइल है वो काफ़ी खराब स्थिति में है, उस पर हमें प्लांटेशन करना है। Then fourth point, construct the check dams where there is stream। जहाँ पर भी वाटर फ्लो ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर क्या करना है, हमें चेक डैम्स को बनाना है। चेक डैम क्या करेंगे, जो वाटर फ्लो है उसको कम करेंगे और वाटर फ्लो कम होने के कारण सोइल का डिफॉर्मेशन यानी कि सोइल का इरोजन है वो कम हो सकता है। Then fifth point, cultivate very deeply in the field to reduce the speed of water। हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, प्लांटेशन करना है, सॉइल पे हमें प्लांटेशन करना है, लेकिन प्लांटेशन में भी वेरी डीपली उसका प्लांटेशन करना है। इसका कारण क्या है कि वाटर फ्लो के कारण हमारा प्लांट है, कोई वेजिटेशन है, वो वाटर फ्लो के साथ न जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। इसी के कारण हमें डीपली कल्टीवेशन करना होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो वेजिटेशन है वो वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसके साथ ही चला ना जाए। सो दिस 5 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो वंस अगेन आई रिपीट, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड। जो चराई का काम है उसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द कंटूर मेथड इन ए स्लोपी रीजन। जहाँ पर स्लोपी रीजन है वहाँ पर हमें कंटूर मेथड का यूज करना है। तीसरा पॉइंट, प्लांट ट्रीज इन अ फैलो लैंड। जहाँ पर भी खराब सॉइल है, डिफॉर्म सॉइल है, वहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है। और चौथा पॉइंट, कंस्ट्रक्ट द चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम। जहाँ पर भी वाटर फ्लो का प्रमाण ज़्यादा है वहाँ पर हमें चेक डैम बनाने हैं। और फिफ्थ, कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। हमें प्लांटेशन काफ़ी डीपली करना होगा क्योंकि हमारी जो वाटर फ्लो है उसको हमें कम करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी जाना था कि जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन क्यों करना है। उसमें हमने एक सेंटेंस की बात की थी कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना पड़ता है।
उसमें एक सेंटेंस था कि हमें कंजर्वेशन इसीलिए करना पड़ रहा है कि वह रिसोर्सेज की काफ़ी कमी हो रही है, वह रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज में उपलब्ध है, इसके कारण हमें कंजर्व करना है। तो ये टर्म क्या है कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का भी हमें रक्षण क्यों करना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट, जो सॉइल है वो इरोजन हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है कि सॉइल का अपर लेयर है वो डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि सॉइल का कंजर्वेशन करना है। सॉइल का कंजर्वेशन इसीलिए भी हमें करना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, इसी के कारण हमारी जो फूड नीड्स है उसको भी हमें इंक्रीज, इसको भी हमें सेटिस्फाई करनी है। तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। और सॉइल इरोजन क्या कर रहा था, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी अफेक्ट कर रहा था। सो इसी के कारण ही हमें सॉइल कंजर्वेशन भी करना काफ़ी अति आवश्यक है। So first point, soil conservation means to prevent the soil erosion and maintains its quality. So conservation में क्या है कि हमें soil erosion को रोकना है, और दूसरा पॉइंट, हमें soil की क्वालिटी को भी कंजर्व करना है कि soil की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। इरोजन के कारण क्या होगा, अपर लेयर डिफॉर्म हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा कि जो फर्टिलाइज सॉइल है उसका भी डिफॉर्मेशन हो सकता है। फर्टिलाइज सॉइल में क्या है कि जो उपयोगी एलिमेंट है, यानी कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इसका अगर डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा तो फर्टिलाइज सॉइल इनफर्टिलाइज हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन and maintains its quality. Soil conservation is directly connected to retain the soil particle at the original place. Very important, जहाँ पर भी soil particle है वहाँ पर ही उसको हमें मौजूद रखना है। हमारी सॉइल है काफ़ी फर्टिलाइज है तो उसको ही मेंटेन हमें करना पड़ेगा। सॉइल कंजर्वेशन में यही पॉइंट याद रखना है कि जो ओरिजिनल प्लेस पे सॉइल हमें देखने को मिल रही है उसको ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई रिपीट, soil conservation is directly connected to retain the soil particles at original place. Then next point, different remedies are used to different place in the world according to its location and problem. हमें इसके कारण हमें उसको सॉल्यूशन भी उसका करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेस में उसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से होता है, लोकेशन और प्रॉब्लम्स के अनुसार उसका डिफरेंट सॉल्यूशन भी होता है। सो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सरफेस रन वाटर, पहली जो फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि जो स्लोपी रीजन है वहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस में से वाटर है वो रन ऑफ हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। लेकिन हम इस वाटर फ्लो को कैसे रोक सकते हैं, ऐसे तरीके से यहाँ पर ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, उस पर वाटर फ्लो को कंट्रोल करेंगे, उस पर वाटर जमा हो जाएगा। सो ऐसे हम वाटर फ्लो को कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट फिगर में क्या लिखा है कि सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लोस फास्टर ओवर द स्लोप, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर ये फ्लो काफ़ी जल्दी से होगा। लेकिन दूसरी फिगर में हम देख सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप, मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इन थेरिन, यहाँ पर ब्लॉक बनाए वहाँ पर ही वाटर का स्टोरेज हो जाएगा, और इसी तरह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरी फिगर है, वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि वाटर हैविंग अ फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल। देन दूसरी फिगर में क्या लिखा है कि वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस परकोलेट्स स्लो एंड रेसिस द ग्राउंड वाटर लेयर। इस ब्लॉक के कारण क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका भी काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज हम देख सकते हैं इस मेथड के कारण। So next point is, if the soil is not conserved, then there are chances of floods with enhanced risk against lives and property. So very important, हम soil conservation नहीं करेंगे, soil को water को flow करने देंगे तो इसके कारण क्या होगा कि फ्लड आएगा, जो पूर की स्थिति है वह हो सकती है। इसके कारण क्या होगा कि हमारे जीवन में भी रिस्क हो सकता है।
सो वेरी इंपॉर्टेंट, सोयल कंजर्व हमें क्यों करना है कि फ्लड को कम करना है, फ्लड की जैसी यानी कि पूर की स्थिति ना आए उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके कारण हमें कुछ सॉल्यूशन भी लाना होगा कि सॉइल को कंजर्वेशन के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हमें जानना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, remedies of soil conservation. First point, the roots of the trees in forest cover hold up the soil particle. Very important, जो ट्री है उसका रूट क्या कर रहा है, जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल है उसको होल्ड अप कर रहा है, उसको एक जगह से एक जगह फिक्स कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रीज है फॉरेस्ट कवर में उसके जो रूट्स है वो सोइल पार्टिकल्स को एक जगह पे होल्ड अप कर रखा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट, प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स, गोर्जिस एंड माउंटेन स्लोप। हमें क्या करना है कि जहाँ पर रिवर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, रिवर ज़्यादा है और दूसरा कि माउंटेन्स ज़्यादा है, वहाँ पर हमें प्लांटेशन करना होगा। देन थर्ड पॉइंट, अ सीरीज ऑफ ट्रीज should be grown near a desert region to prevent winds with more velocity। जहाँ पर भी डेजर्ट रीजन हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रीज का प्लांटेशन करना है। और कैसे करना है, एक सीरीज में करना है, एक से दूसरी जगह पे एक सीरीज बनाती जानी है, कंटिन्यू वहाँ पर हमें प्लांटेशन करना होगा। इसी के कारण क्या होगा कि वाटर का भी फ्लो होगा नहीं होगा, डेजर्ट में वाटर कम ही देखने को मिलेगा और दूसरा कि विंड का फ्लो भी कम हो सकता है। डेजर्ट रीजन में क्या होगा कि जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। इसके कारण क्या होता है कि रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पहले छोटा होता है उसके बाद उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये भी एक सोइल का डिफॉर्मेशन भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा कि इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट, डेजर्ट को आगे जाने से ये प्रोसेस रोक सकती है। वंस अगेन आई रिपीट, अ सीरीज ऑफ ट्रीज should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. And second point, it will be stop the advancing desert. Then next point, the rivers flood should be controlled by directing their flow in other rivers to dry river beds. हमें क्या करना है कि जो रिवर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग डाइवर्टिंग करना होगा। जो मेन रिवर फ्लो है उसको डाइवर्टिंग करना होगा दूसरे फ्लो में। इसके कारण क्या होगा कि जो ड्राई रिवर बेड्स है वह भी पानी से भर जाएंगे। मैं आपको फिगर में दिखा सकता हूँ कि ये एक मेन फ्लो है रिवर का। इसका क्या है कि हमें उसको डाइवर्ट करना होगा दूसरे फ्लो में। इसके कारण क्या होगा कि जो मेन वाटर फ्लो है वो कम हो जाएगा और दूसरा कि ये जो ड्राई रिवर बेड है वो भी पानी से भर जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, once again I repeat, the river floods should be controlled by diverting their flow in other rivers or in a dry river beds. once again I repeat कि इसमें क्या है कि रिवर का जो मेन फ्लो है उसको हमें डाइवर्ट करना है, कहाँ पर, ड्राई रिवर बेड्स में। इसके कारण क्या होगा कि फ्लो की स्पीड भी कम होगी और दूसरा कि जो ड्राई रिवर है बेड है वो भी पानी से भर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, the unrestricted pasturing loosens the soil layer on mountains, it should be prevented। जो पास्चरिंग हो रही है, चराई का काम हो रहा है, उसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, उस पर भी हमें प्रिवेंशन लाना होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो सॉइल पे प्लांटेशन है वो कंटिन्यू होगी और इसके कारण सॉइल इरोजन कम हो सकता है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि टेरेस्ड फार्म, जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर हमें टेरेस बनाने होंगे, अलग अलग ब्लॉक्स बनाने होंगे, उसमें हमें वाटर को स्टोर करना है। और दूसरा पॉइंट, हॉरिजेंटल कल्टीवेशन, जहाँ पर हॉरिजेंटल लेवल है वहाँ पर क्या करना होगा, अलग अलग ब्लॉक्स बनाने होंगे और उसमें हमें वाटर फ्लो कराना है। इसके कारण वाटर स्टोर होगा और सॉइल इरोजन है वो कम हो सकता है। Then next point, methods like horizontal cultivation, terrace farm should be implemented। Very important, हमें horizontal cultivation को करना होगा और terrace farm को भी फॉर्मेशन, उसका भी फॉर्मेशन करना पड़ेगा।
Then last point, humus content should be added to the soil which has the lost its fertility. जहाँ पर भी soil erosion हुआ है उस soil पे हमें fertility काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। वहाँ पर हमें क्या करना है, ह्यूमस का proportion बढ़ाते जाना है। ह्यूमस क्या करेगी कि soil हार्ड soil को सॉफ्ट soil में कन्वर्ट करेगी और soil की fertility है वह मेंटेन हो सकती है। सो हमने आज देखा कि सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या हमें करना है और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हमें क्या करना है। सो हमने 8 लेसन के बारे में टोटल डिस्कशन किया। हमने 3 लेक्चर में उसको टोटल डिस्कस किया। सो लेसन के लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट में ये सेंटेंस है कि बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सोयल कैन बी कंजर्व। हम ये सब रेमेडीज का उपयोग करेंगे तो हमारी सोयल कंजर्व हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द कंजर्वेशन ऑफ सोयल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसरी टुडे। हमारा जो कंजर्वेशन है उसका प्रोसेस हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना होगा क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें सोइल का कंजर्वेशन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोइल का कंजर्वेशन क्यों करना है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, इसीलिए हमारी जो फूड की नीड्स है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसी के कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और इसी के कारण हमारी सोइल का कंजर्वेशन भी होना ज़रूरी है। Then government, society and the people should work together for its conservation. हमें क्या करना है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा सोइल के कंजर्वेशन के लिए। हमें अवेयरनेस पीपल में फैलानी है कि सोइल का कंजर्वेशन कैसे करना होगा। सो हमने लेसन 8 की टोटल चर्चा की, हमने टोटल डिस्कशन किया। हमने 3 लेक्चर में उसको डिवाइड किया था। पहले लेक्चर में हमने रिसोर्सेज की संपूर्ण चर्चा की, दूसरे लेक्चर में हमने सोइल की फॉर्मेशन देखी, सोइल का टाइप देखा और आज के लेक्चर में हमने सोइल इरोजन की टोटल डिस्कशन की। सो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में हम एमसीक्यू को देख लेते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू, द रिसोर्सेज अवेलेबल एट 1 or 2 places in the world. सो ऑप्शन है फर्स्ट यूनिवर्सल रिसोर्स, सेकेंड common available resource, then third rare resource and D solitary resource. सो इसका आंसर है डी solitary resource. हमने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, वहां पर पढ़ा था कि जो भी रिसोर्स है वो एक जगह या दो जगह पर ही उपलब्ध है उसको हम सॉलिटरी रिसोर्स मानते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि जो क्रायोलाइट है वह केवल ग्रीनलैंड आइसलैंड है वहां पर ही हमें देखने को मिलता है। सो इसमें आंसर है डी सॉलिटरी रिसोर्स। देन सेकेंड एमसीक्यू है सोइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ पेरेंटल रॉक्स। इसमें ऑप्शन है ए वेदरिंग एंड इरोजन, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टेगनेंसी, थर्ड इज सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस एंड फोर्थ वर्टिकल एंड हेडवर्ड्स। इसमें आंसर है ए वेदरिंग एंड इरोजन। सोइल फॉर्मेशन कैसे होगा कि पेरेंटल रॉक्स का वेदरिंग होगा, उसका डिफॉर्मेशन होगा और इसी के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल ट्रांसफर होती है। और इरोजन ये भी क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल का ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के कारण सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है। देन थर्ड एमसीक्यू, विच इज द अदर नेम ऑफ पड़खाव सॉइल। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखना एल्यूवियल सॉइल है, इसी को हम पड़खाव सॉइल कहते हैं। सो इसका आंसर है ए एल्यूवियल सॉइल। देन फोर्थ, रिसेंटली द सॉइल्स ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू द ब्लैंक टाइप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमने जाना था कि ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमारी इंडियन सॉइल को कितने प्रकार में विभाजित किया है। आंसर है 8 टाइप के सॉइल, 8 टाइप है। ICAR के द्वारा हमारी सॉइल को 8 प्रकार में विभाजित किया है। सो वंस अगेन हम चैप्टर का रिवीजन देख सकते हैं। सो हमने चैप्टर में पहले जाना था कि रिसोर्सेज के बारे में टोटल डिस्कशन किया था। सो वंस अगेन हम टोटल लेसन का एक बार रिवीजन देख लेते हैं।
पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना था कि कोई भी रिसोर्सेज क्या करता है कि हमारी नीड्स को यूटिलाइज, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। देन हम किसी भी एलिमेंट्स को यूटिलाइज करना जान लेते हैं तो ही वह रिसोर्सेज कहलाता है। देन हमने यूजेस देखे थे कि रिसोर्सेज हमारे जीवन में कैसे यूज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज यूज एज फूड, हम फूड के रूप में भी रिसोर्सेज का यूज करते थे। देन सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज यूज एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में भी हम रिसोर्सेज को यूज करते थे। देन थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज यूज एज एनर्जी रिसोर्सेज, हम एनर्जी के रूप में भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस सब का भी हम यूज करते हैं। देन सोलार एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी, सी वेव्स, टाइड एनर्जी, एप्स, वाटरफॉल्स, इसका भी हम उपयोग करते हैं। फिर हमने टाइप्स के बारे में जाना था, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। तीन बेसिस पे हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देन सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, देन थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हमने जाना था कि ओनरशिप की बात करें तो तीन टाइप थे, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड थर्ड ग्लोबल रिसोर्स। इसके बाद की बात करें तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके बारे में जाना था कि यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, देन थर्ड रेयर रिसोर्स, देन सॉलिटरी रिसोर्स। उसके बाद बात करें तो हमने रिसोर्सेज का एक अलग टाइप देखा था कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात की थी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो हम उसका रीयूज कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका हम रीयूज भी नहीं कर सकते और उसको हम फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो ये भी हमने जाना था। और देन नेक्स्ट पॉइंट था कि प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड सोर्स में है उसको, उसका जो स्कैरसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका हमें एक प्लानिंग बनाना होगा और उसका भी हमें कंजर्वेशन करना है। उसके बारे में भी टोटल डिस्कशन किया था कि क्या क्या पॉइंट है जिसको हमें पालन करना है। देन सेकेंड लेक्चर में हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा था। ये बात याद रखिएगा कि सॉइल क्या है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसके बारे में भी जाना था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्लाइमेट का रोल सॉइल में क्या क्या है उसके भी बारे में हमने चर्चा की थी। देन टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में भी जाना था कि आईसीआर ने सॉइल को 8 प्रकार में विभाजित किया था। वंस अगेन आई रिपीट, वो 8 टाइप क्या क्या है। फर्स्ट, एलुवियल सॉइल, सेकेंड रेड सॉइल, थर्ड ब्लैक सॉइल, फोर्थ लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ माउंटेन सॉइल, सेवंथ फॉरेस्ट सॉइल, एट मार्शी एंड पीटी सॉइल। ये 8 प्रकार की भी हमने बात की थी कि ये 8 प्रकार की टोटल डिस्कशन की थी। देन हमने मैप देखा था, उसमें भी सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था। देन आज का टॉपिक देखें तो आज के टॉपिक में हमने सॉइल इरोजन के बारे में जाना कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है कि सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसी के कारण सॉइल का डिफॉर्मेशन हो रहा है और इसी के कारण हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा था। देन हमने कुछ मेजर के बारे में भी जाना था कि सॉइल इरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं। देन सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में भी टोटल डिस्कशन किया। देन रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, उसके बारे में भी हमने टोटल डिस्कशन की थी। देन आज के लिए मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, तो होमवर्क में याद रखिएगा कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्स, डिस्क्राइब इट यूसेज। इसको आपको, ये क्वेश्चन है उसको आपको होमवर्क में उसको लिखना है। देन दूसरा पॉइंट है उसमें सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन एल्यूवियल सॉइल एंड राइट नोट्स ऑन ब्लैक सॉइल। मैं आपको मार्क भी कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क में लिखना होगा। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट में पहला क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में लिखना होगा।
सो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। हम दूसरे लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कोई नया चैप्टर देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो 3 लेक्चर है उसको रिवाइज करना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको प्रिपेयर करना होगा। सो आई होप दैट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर होम प्रिपरेशन। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।